नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश के हर राज्य के हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई एक रोतू बच्चा जरूर होता है। आप देखिएगा, आप जहां रहते हैं, अपने आसपास, अपनी कॉलोनी, अपने गांव, अपनी बस्ती, वहां जरूर आप देखिएगा कि कोई ना कोई एक रोतू बच्चा जरूर होता है। वो रोतू बच्चा क्या करता है, जब वो स्कूल में फेल हो जाता है तो वो कहता है कि मास्टर जी ने नंबर कम गलत दिए। वो कहता है मास्टर जी ने नंबर गलत दिए। वो कहता है पेपर जो है वो बहुत टफ आया था। या फिर वो रोतू बच्चा कहता है कि दरअसल जो पेपर आया था ना, वो सिलेबस के बाहर से आया था। पर जब बाकी बच्चे पास हो जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो कहता नहीं, उन्होंने तो मास्टर जी से सेटिंग कर ली थी और मास्टर जी जो है उनके बड़े खास हैं, इसलिए मास्टर जी ने उन्हें पास कर दिया। यही रोतू बच्चा जब स्कूल से निकलकर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने पहुंचता है, फुटबॉल खेलने पहुंचता है, जब वो हार जाता है तो कहता है कि दरअसल जो रेफरी था उसने बेईमानी करी, अंपायर ने मुझे गलत आउट दे दिया, वरना मैं तो सेंचुरी ठोकने वाला था। ऐसे रोतू बच्चे देश के हर गली मोहल्ले में मिलते हैं। लेकिन भारत का, देश का भी एक रोतू बच्चा है। एक ऐसा बच्चा है जो रोतू बच्चा, जो भारत का रोतू बच्चा जो है दुनिया भर में मशहूर हो रहा है। और वो रोतू बच्चा और कोई नहीं बल्कि भारत में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं। आज मैं क्यों कह रहा हूं राहुल गांधी के लिए ऐसा? क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगभग 90 चुनाव हार चुकी है। 90 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में। लेकिन राहुल गांधी अपनी एक भी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ना कांग्रेस पार्टी अपने नेता पर विचार करने के लिए तैयार है, ना कांग्रेस पार्टी अपनी नीति पर विचार करने के लिए तैयार है। और राहुल गांधी हर बार एक रोतू बच्चे की तरह खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखो, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी, चुनाव आयोग झूठा है, चुनाव आयोग बेईमान है, ईवीएम में गड़बड़ है, इसलिए हम हारे, वरना हम तो जीते पड़े थे जी। वैसे जब 99 सीटें मिली थी तो कांग्रेस ने जीत का जश्न भी बना लिया था। पता नहीं कांग्रेस के जो कैलकुलेट करने वाले थे उनको पता नहीं कैसे लगा कि 99 सीटों में शायद सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये जो रोतूपन है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर राहुल गांधी बोस्टन गए और जब विदेश जाते हैं राहुल गांधी तो उनका जो सबसे प्रिय, विदेश में जो उनका सबसे प्रिय शौक होता है वो ये होता है कि वहाँ चुनावी सभाओं में, या वहाँ पे जो सभाएं होती हैं उनमें, चुनावी सभाएं तो नहीं कहना चाहिए, उस सभाओं में खड़े होकर वहाँ ये कहना कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, चीन बहुत आगे निकल गया, भारत तो बर्बाद देश है, भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत में डेमोक्रेसी खत्म है, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, सब कुछ कहना और बार बार चुनाव आयोग को लेकर कहना। राहुल गांधी ने एक बार फिर वही किया है। राहुल गए विदेश, निशाने पर फिर देश। आज दो टूक में हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बोस्टन में राहुल गांधी ने एक बार फिर यह कह दिया कि चुनाव आयोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। और चुनाव आयोग जो वो कह रहे हैं राहुल गांधी, महाराष्ट्र में तो जी हमको ज्यादा वोट मिले, लेकिन जीत गई बीजेपी, क्योंकि चुनाव आयोग से सेटिंग थी। राहुल गांधी ने एक एक करके कई सवाल उठाए। लेकिन राहुल गांधी के अगर आप पूरा बैकग्राउंड देखेंगे, जब जब राहुल गांधी विदेश गए हैं, हम पहले भी दो टूक में उठाते रहे, सिलसिलेवार तरीके से बताते रहे राहुल गांधी ने क्या क्या विदेशी धरती पर जाकर या फिर भारत में भी अपनी सभाओं में लोगों के बीच किस तरह से उन्होंने फेक न्यूज और फेक नैरेटिव्स फैलाए। आज भी इस बार हम राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कुछ कहा उसको लेकर राहुल गांधी ने जो फेक न्यूज और फेक नैरेटिव फैलाए, आज उनका फैक्ट चेक दो टूक में करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी को सुनिए और बीजेपी को भी सुनिए, क्योंकि बीजेपी राहुल गांधी पर आग बबूला है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो राहुल गांधी को देशद्रोही तक कह दिया। सुनिए जरा। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to close, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था
क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया? 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली, तो आपने पूरे देश में और सदन में भी ढिंढोरा पीटा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? मगर जिस थाली में खाते हैं, अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? तो लोकतंत्र की आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, धरती पर, धरती के बाहर, जहां भी हो। जहां तक देश और विदेश की धरती के सवाल है, इस दौर के अंदर भी आप ये बात करेंगे देश और विदेश की धरती। अरे जो राहुल गांधी यहाँ बोलते हैं वो सारी दुनिया में सुना जाता है, जो राहुल गांधी वहां से बोल रहे हैं वो सारी दुनिया में सुना जा रहा है। तो देश और विदेश की धरती नहीं, राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उस सवाल के ऊपर बात करिए ना। क्या आपने डकैती डाली हुई है लोकतंत्र के ऊपर? भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया। राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा हो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, यही इनका फसाना है। हर जगह जो है इस बात को कहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम इस कोशिश में हैं कि हमारी जो संस्थाएं हैं, खासकर इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, सरकार का कुछ भी प्रभाव पड़े, आपका अपना विवेक भी तो होना चाहिए। उसके अधिकारियों ने तो संविधान की कस्में खाई है ना। अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही काम करना है तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके के छल से आप किसी पार्टी की मदद करें इलेक्शन कमीशन में जाकर या और संस्थाओं में जाकर, ये अपने में अच्छी बात नहीं। इस तरीके से उन्होंने अमेरिका में जाकर के महाराष्ट्र के चुनावों के ऊपर चर्चा की, वो और कुछ नहीं, महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान है। और इसलिए महाराष्ट्र के मतदाताओं ने कांग्रेस के खिलाफ इतना भयंकर फैसला दिया है, उसको स्वीकार करना चाहिए, न कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के ऊपर विदेशी भूमि पे जाकर के टिक्का टिप्पणी करनी चाहिए। अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के दबाव में काम कर रहा है, जिस तरह हरियाणा जीते, जिस तरह महाराष्ट्र जीते, जिस तरह ईवीएम का मिसयूज हो रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन सरकार का तोता बन गया है? Mr. Rahul Gandhi suffers from ECS, Entitled Child Syndrome. Insulting the nation and blaming the Indian democracy for the sake of covering his own electoral failures has become Rahul Gandhi's favorite sport. He is addicted to vent out his political frustration on foreign soil. तमाम टिप्पणियां आपने सुनी। जयवीर शेरगिल के एक ज़माने में राहुल गांधी के बड़े करीबी नेता थे, कांग्रेस के युवा उभरते हुए नेता थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, राहुल गांधी का साथ छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी एंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम के शिकार हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि वो एंटाइटल है, यानी कि जो कुछ होगा उसको ही मिलना चाहिए, और उसको जब नहीं मिलता है तो वो जो सिंड्रोम होता है उसके शिकार हो गए। इसी तरह की बात उन्होंने कही। तमाम आपने बयान सुने और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को हम दो टूक में आगे बढ़ाएंगे। राहुल गए विदेश, निशाने पर फिर देश, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। चार मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तुहिन सिन्हा जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में सौरभ दुबे जुड़े हैं, सौरभ दुबे जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं, बता देता हूं राहुल गांधी के कुल मिलाकर जो इस पूरे के पूरे जो उन्होंने बयान दिया उसके 3 हिस्से हैं, और तीनों हिस्सों पर चर्चा भी होनी चाहिए, तीनों हिस्सों का फैक्ट चेक भी होना चाहिए, ताकि झूठ पता चल जाए कि क्या है, दूध का दूध पानी हो जाए। राहुल गांधी ने पहली बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा कि हमको ज्यादा वोट मिले, लेकिन बीजेपी जीत गई। महाराष्ट्र के संदर्भ में क्या कहा, हमको ज्यादा वोट मिले लेकिन बीजेपी जीत गई। एक दूसरी बात उन्होंने कहा कि कुल वयस्क जो हैं, कुल जो टोटल वहां पर जो महाराष्ट्र में जो कुल मिलाकर जितने वयस्क हैं उससे ज्यादा जो हैं वहां पर वोटर हैं। ठीक है,
वहां पे ज्यादा वोटर है, ज्यादा वोट पड़ गए, ये सब उन्होंने कहा। दूसरी बात, तीसरी बात उन्होंने कही कि 5:30 से 7:30 बजे महाराष्ट्र में 2 घंटे के अंदर 65 लाख वोट पड़ गए, जो कि संभव नहीं है। अब इन तीनों चीजों पर मुझे लगता है एक एक करके बात करनी चाहिए। शुरुआत तहसीन पूनावाला आपसे करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हमको ज्यादा वोट मिले लेकिन बीजेपी जीत गई। अब मैं आंकड़ा देख रहा था सर, ये कहा राहुल गांधी कौन सा आंकड़ा देखते हैं, कौन सी वेबसाइट देखते हैं, मुझे नहीं पता। बीजेपी को 3,11,07,146 वोट मिले, बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र में। कांग्रेस गठबंधन को 2,17,41,731 वोट मिले। तो भाई कांग्रेस को कैसे ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस गठबंधन को कैसे ज्यादा वोट मिले, ये कौन सा मैथ्स है, जरा बताइए सर। हाँ, बट इसमें 3 आरोप लगे हैं, तो जो दूसरे 2 आरोप है उसको इन कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए कि जो नहीं, मैं दोनों पर आता हूँ, दोनों पर आपको मैं एक एक करके तीनों पर आऊंगा। पहला वाला क्यों छोड़ दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी का फैक्ट पूरी तरह से गलत है। नहीं, उसे नहीं छोड़ना कॉन्टेक्स्ट चाहिए। मतलब वो कॉन्टेक्स्ट ये कह रहे कैसे, कॉन्टेक्स्ट ये कह रहे कि वोटर जो बड़े थे, जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी 50,000 से अधिक वोटर्स बड़े थे, तो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50,000 से अधिक वोटर्स पड़े थे सबसे पहले, और वो 6 के 6 बीजेपी जीती थी। नहीं सर तहसीन जी मैं मालूम है मुझे, मैं आऊंगा आगे, दोनों चीजों पे आऊंगा। साफ उनका बयान आपने सुना होगा, मुझे मालूम है थोड़ा मुश्किल है इसको डिफेंड करना, लेकिन उनका साफ बयान कि हमको ज्यादा वोट मिले। वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कह रहे, बट जो डेटा है वो डेटा सेकंड और थर्ड बयान से आता है। राहुल गांधी कौन से पॉलिटिकल, ठीक है कोई बात नहीं, राहुल गांधी कौन से पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी, उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये बोला था कि भारत में जितनी मिस इंडिया हैं उनमें आप लिस्ट उठा के देख लो, कोई उसमें आपको दलित नहीं मिलेगी, कोई मुस्लिम नहीं मिलेगी। ये उन्होंने भारत की मिस इंडियाज को लेकर कहा। वो कौन से पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कहा मैं नहीं जानता, लेकिन वो पूरी तरह से फेक था, झूठ था। भारत की पहली मिस इंडियाई जो है वो अल्पसंख्यक थी, और भारत में जो है दलित भी, मुस्लिम भी, पारसी भी, हर सब मिस इंडिया। तो मैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कौन सा नहीं, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान जो है पूरी तरह से गलत है। डेटा के हिसाब से जाएंगे और फैक्चुअल जाएंगे। अब आप बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सबसे मेन जो आरोप है, जिसको एडीआर ने भी उठाया है और अन्य सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने भी उठाया है, जिसको इलेक्शन कमीशन स्वीकार करता है, लेकिन थोड़ा सा उसका जवाब ट्रांसपेरेंटली नहीं देता। करीबन 65 लाख वोट्स जो पड़े हैं, जो वोटर टर्नआउट इंक्रीज हुआ है 7%, यानी कि 58.22% से 65.02% जो बढ़ा है वोटर परसेंटेज 7.83%। अब ये उसका जवाब कोई दे नहीं पा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें डेटा अक्यूमुलेट करने में, जो टोटल डेटा हमने अक्यूमुलेट किया, इसमें बढ़ावत हुई है, लेकिन ये किसी और सूबे में आज तक नहीं हुआ। ये सबसे पहली बात है जिसपे एडीआर और अन्य सिविल सोसाइटी जो बहुत ही इलेक्शंस को फॉलो करते हैं, इन्होंने भी इस पे सवाल उठाया। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, अगर 5:30 बजे इलेक्शन बंद हुआ और उसके बाद ये वोट्स पड़े, ये भी छोड़ दीजिए टाइमिंग का, तो जो इलेक्शन का प्रोसेस है कि जब जो लोग वहां लाइन में खड़े थे उनको वोट करने का अधिकार मिलता है, तो वो सारा वीडियोग्राफी होता है, और दूसरा उनको एक स्लिप दिया जाता है जो 17C से टैली किया जाता है। वो टैलिंग अब तक नहीं दे रहा, स्लिप नंबर नहीं दिया गया, वीडियोग्राफी नहीं दे रही। अब कोर्ट में जब उन्होंने कहा, जब कोर्ट ने आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि आप वीडियोग्राफी दो, तो माननीय इलेक्शन कमीशन, माननीय सरकार ने अब कानून बदल दिया, क्या आप नहीं दे सकते, हम इसका वीडियोग्राफी नहीं दे सकते। तो जो कानून का नियम है कि जो लोग लाइन में खड़े थे 5:30 बजे या 6 बजे जब वोटिंग खत्म होता, उसके बाद, और ये जो अनप्रेसिडेंटेड परसेंटेज बढ़ा है जो किसी और सूबे में नहीं बढ़ा, किसी और चुनाव में नहीं, उसका टैलिंग करा तो क्यों नहीं हो रहा है टैलिंग? बस ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल में ओके, जो आपने सवाल उठाया, आप तीसरे नंबर पर सीधा पहुंच गए। मैं दूसरे नंबर को भी थोड़ा चाहता था, उनके जो पूरा स्टेटमेंट है उसका जो दूसरा बिंदु है उस पर भी मैं चर्चा करना चाहता था, लेकिन मुझे पता है राहुल गांधी का जो दूसरा था, क्योंकि मैंने बता दिया पहला उनका जो स्टेटमेंट था उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है तहसीन पूनावाला निकाल सकते हैं, बहुत सारे बाकी लोग भी निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्चुअली राहुल गांधी का पहला बयान सरासर झूठ था, फैक्चुअली उनका बयान गलत था। और इसी तरह से उनका जो बयान का दूसरा हिस्सा था वो भी फैक्चुअली पूरी तरह से गलत है, फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए तहसीन जी तीसरे फैक्ट पर आ गए, और मैंने कहा तीनों बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा, मुझे नहीं डर लगता ना, हमें कोई चिंता है, बीजेपी जवाब देगी। लेकिन पहले 2 बिंदु पर जो है कोई भी कांग्रेसी
जो है वो इस पर चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने झूठ बोला। फिर से मैं राहुल गांधी के झूठ गिना देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, उसके बाद तुहिन सिन्हा जवाब देंगे। फिर से बता रहा हूं उन्होंने क्या बोला राहुल गांधी ने कहा कि भैया वहां पर जो है पहला उनका झूठ क्या था, पहला उनका झूठ ये था कि हमें ज्यादा वोट मिले। बिल्कुल गलत था। वोट जो है, जो वोटों की गिनती है उसमें साफ साफ करीब करीब 1 करोड़ का अंतर है। तो राहुल कांग्रेस को ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, जिसको ज्यादा वोट मिले हैं वही जीता है। अब दूसरी बात राहुल गांधी ने क्या कही, राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या, एडल्ट जो है उनकी संख्या कुल वोटर से ज्यादा है। ठीक है, अब यह भी झूठ है। कैसे झूठ है? महाराष्ट्र में जो है टोटल वयस्क जो हैं वो 9 करोड़ 70 लाख हैं, जो एडल्ट्स हैं जिनके वोट हैं। वोट कितने पड़े हैं? करीब करीब 6.5 करोड़ वोट पड़े हैं। तो राहुल गांधी का ये दूसरा जो हिस्सा है वो भी फैक्ट चेक होता है, वो भी पूरी तरह से झूठ है। अब जो तीसरा जो उन्होंने कहा 5.5 से 7.5 2 घंटे में 65 लाख वोट पड़ गए, उसके बारे में डिटेल नहीं है। तो वो तहसीन जी ने उस पर बोला। तुहिन जी बोलिए। नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। देखिए, एक फिल्म आई थी 1980 में, असरानी उसमें हीरो का किरदार प्ले कर रहे थे। 9 रोल उन्होंने निभाए थे और फिल्म का नाम था हम नहीं सुधरेंगे। जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उनको देखकर यही याद आता है, हम नहीं सुधरेंगे। मैं ये जो इलेक्शन को लेके जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। 1642 पत्रों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने पूरी विस्तार पूर्वक तरीके से खारगे जी को सौंपा, जिसमें एक एक जो खामियां इन्होंने गिनाई थी उन सब पर जो है एक विश्लेषण करके उसका उत्तर दिया गया है। ये जो 40 लाख, अभी तहसीन जी 65 लाख एक्स्ट्रा वोट बोल रहे थे, तो 40 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े थे, लेकिन कर्नाटक में भी 16 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े थे। और ये अवोमन जो है, ये नए वोटर्स जिनका रजिस्ट्रेशन आखिर के कुछ दिनों में होता है, वो वोट्स होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी एक मिनट शायद थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन है। 2 इसके हिस्से हैं, 1 मिनट मैं क्लियर कर दूं। 2 हिस्से हैं। पहली बात, राहुल गांधी ने पहले कहा था कि 70 लाख वोट विधानसभा से, लोकसभा चुनाव से विधानसभा में बढ़ गए 70 लाख वोट, जो फिर भी जो झूठ था, गलत था, क्योंकि आंकड़ा करीब करीब 40 लाख का था। राहुल गांधी ने 40 लाख वोट कैसे पड़ गए, उस 40 लाख का जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात चर्चा चल रही है उनके बयान में, क्योंकि ये भी राहुल गांधी ने जो है एक भ्रमित करने का बयान दिया था और लोगों को गुमराह करने के लिए कि भाई इतने वोट कहां से पड़ेगा, उसका भी फैक्ट चेक करते हैं। लेकिन अभी जो अभी तहसीन कह रहे हैं, तुहिन जी वो कह रहे हैं कि लास्ट के 2 घंटे में, यानी शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक कुल मिलाकर 2 घंटे में 65 लाख वोट राहुल गांधी कह रहे हैं पड़े। उसका डिटेल का, उसकी वीडियोग्राफी का इसका जवाब मुझे नहीं देना, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे चुकी है। जो उनका आरोप है उसका कोई प्रमाण नहीं है। और देखिए, ये आरोप में हमें फंसने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की आप हिस्ट्री देखिए, पिछले 2 सालों से क्या क्या नहीं कहा है उन्होंने देश के विरुद्ध विदेशी भूमि पर। लोकतंत्र खतरे में है। एक समय आया जब उन्होंने विदेशी ताकतों को न्योता दिया कि आइए आप लोग हमारे लोकतंत्र को बचाइए। एक समय ऐसा आया जब सिखों को कहा कि आप हमारे देश में, भारत में जो है गुरुद्वारा नहीं जा सकते हैं, और उनके बयान जो भारत में है वो भी आपने देखा है कि हम जो है इंडियन स्टेट से लड़ाई कर रहे हैं। तो आप एक आरोप में फंसने के बजाय, ये एक आदतन एक जो है एक नशा बन चुका है कि विदेश में जाएं और भारत की छवि को धूमिल करें। और इलेक्शन पर तो मतलब, जब मैं कह रहा हूं कि देखिए, आज से 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले जब उन्होंने इस आदत को पहली बार, उनमें ये आदत पाई गई थी कि विदेश जाकर जब वो अपमान करते थे भारत का, तो एक बहुत वरिष्ठ, एक बहुत बुजुर्ग पत्रकार ने लंदन में उनको सार्वजनिक तौर पर कहा था कि देखिए, आपकी दादी जो है, जब वो गिरफ्तार हुई थी जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद, उसके बाद लंदन आई थी, और जब उनसे सवाल पूछा गया जनता पार्टी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मैं विदेशी भूमि पर भारत के अंदरूनी बातों, अंदरूनी राजनीति पर चर्चा नहीं करूंगी। ये सार्वजनिक तरीके से आ रहा हूं तहसीन जी, ये सार्वजनिक तरीके से कहा। एक मिनट देखिए, राहुल गांधी का जो उनका कंडक्ट है वो एक वो विषय है,
और वो विषय, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में जब जब जाते हैं उसकी पूरी एक लंबी सीरीज है, लंबी फेहरिस्त है। जब जब विदेश जाते हैं तब तब वो कुछ ना कुछ भारत को लेकर कुछ कहेंगे, चीन की एकदम बड़ाई करेंगे, वो भी फैक्चुअली गलत बोलेंगे, वो सब चीज़ें जो है। लेकिन अभी जो है जो बात हो रही है जिसको लेकर मैं उस पर एक बार बना रहता हूँ। मैं वैसे तहसीन आप जवाब दें, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ, हाँ बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। चुनाव आयोग का कहना है फॉर्म 17C, चुनाव आयोग ने जो जवाब पहले भी दिया था अब भी कहा है, फॉर्म 17C उसको लेकर के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहां पर, उनके चुनाव के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनसे फॉर्म 17C भराया जाता है। जब वो संतुष्ट होते हैं तो फॉर्म 17C भरते हैं। चुनाव आयोग ने कहा फॉर्म 17C में किसी ने भी ये नहीं कहा था कि ये वोटर कहां से बढ़े, जितने वोट पड़े थे उसको लेकर उन्होंने कहा था सही है, दस्तखत किए थे। तो फॉर्म 17C आपके रिप्रेजेंटेटिव भर देते हैं, साइन कर देते हैं, और उसके बाद राहुल गांधी जो है जाकर कहते हैं कि सब। तो इसका मतलब या तो आपके जो चुनाव प्रतिनिधि है वो बिके हुए हैं, या राहुल गांधी को जानकारी नहीं दी जाती। नहीं, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन फंस गया। ये बात बिल्कुल सही है कि फॉर्म 17C साइन हुए थे, बट जो सवाल इलेक्शन कमीशन घुमाने की कोशिश कर रहा है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, एक प्रतिनिधि जाता एंड में रात को उसको जो फॉर्म 17C पे साइन देता और ये नंबर एक नंबर दिया जाता उसको साइन करता। अब क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट हर इलेक्शन के नंबर्स जो है जो लोग वोट करते हैं वो हर बार अपडेट होता है। 5 बजे महाराष्ट्र में, मैंने अभी उसको फैक्ट चेक करा, 5 बजे महाराष्ट्र में इलेक्शन खत्म हुआ। 5 बजे से लेके करीबन रात को 7:30-8 बजे तक ये पड़ता है 7%, करीबन 65 लाख पे, ये 65 लाख लोग पढ़ते हैं। ये बात सही है कि उन्होंने साइन किया, बट 5 बजे जब समाप्त हो गया और 7:30 बजे जब साइन हुआ, 65 लाख, ये जो डिस्क्रिपेंसी आई, क्योंकि 5 बजे का आंकड़ा खुद इलेक्शन कमीशन नहीं दिया है, तो अगर 65 लाख लोग आए तो 5 बजे के बाद तो आई नहीं, ये लाइन में खड़े हो गए। अगर ये लाइन में खड़े हो तो उसको उनको एक स्लिप दिया जाता है, उस स्लिप की कॉपी नहीं दी जा रही, वीडियोग्राफी नहीं दिया जा रहा है। ये 65 लाख लोग महाराष्ट्र में कहां से आए 5 बजे के बाद, या 5 बजे कैसे थे लाइन में? तहसीन जी सवाल तो तहसीन जी हाँ बोलिए बोलिए। अब मैं तुहिन की हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन तुहिन ये बताते हैं और कौन से राज्य में 5 बजे के बाद इतना 60% बढ़ा है? ये तो एडीआर और सब सवाल उठा रहे। ये जवाब देना कि क्योंकि आपके पोलिंग एजेंट ने साइन किया, वो तो आपने जो नंबर दिया ऑफकोर्स उसको साइन किया क्योंकि वो नंबर था। 5 बजे से 7 बजे वो नंबर कैसे बढ़ा? बोलिए। देखिए, ये एक बहुत आम बात है अशोक जी कि लास्ट के 1 घंटे में, लास्ट के 1.5 घंटे में अधिक वोटिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लास्ट में आते हैं, उनको जो है प्रेरित किया जाता है कि आप आके वोट दीजिए, अपने अधिकार से वंचित मत रहिए। और ऐसे में कई बार हमने देखा है कि ये आंकड़े जो है वो मध्य रात्रि तक अपडेट भी होते हैं। करेक्ट। ये अगर सवाल नहीं उठे हैं इससे पहले, वो इसलिए क्योंकि हमें आस्था था, हमें जो है पूरा विश्वास था। ये कांग्रेस पार्टी है जो ऐसे आम विषय को इतना एक बहुत बड़ा जो है एक समस्या बना देती है। बोलिए। हर राज्य में ये 1 से 2% बढ़ता है, ये हर इलेक्शन कमीशन ने मारा है, एडीआर भी मानती है। ये पहली बार 60%। मुझे आप दूसरा उदाहरण दे दीजिए। अब तहसीन जी 1 मिनट सुनिए। आपने कहा हर राज्य में, फिलहाल मेरे पास हर राज्य के आंकड़े नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, क्या होता है ना, मुझे नहीं मालूम अभी ये जो है, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है उसने जवाब दे दिया, आप कह रहे हो नहीं दिए, आप कह रहे हो चुनाव आयोग फंस गया। लेकिन देखिए, राहुल गांधी का एक पूरा का पूरा सीरीज में मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, आप ही के साथ डिबेट में कई बार राहुल गांधी के जो फैक्ट चेक है हम कर चुके हैं। फिर से अगर मुझे दोहराना हो तो मैं जल्दी से दोहरा देता हूं। भारत में कोई मिस इंडिया नहीं बनी SC ST, भारत में कोई सी दलित SC ST नहीं बनी, कोई मुस्लिम SC ST नहीं बनी। फेक। चीन की इकोनॉमी जो है वो भारत से अच्छा कर रही है, और चीन की इकोनॉमी उस समय जो बेरोजगारी, चीन में बेरोजगारी दर बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी का वो फैक्ट चेक हम कर चुके हैं, बिल्कुल झूठ था। अब ये जो राहुल गांधी ने पहले कहा था 70 लाख, वो बिल्कुल झूठ था। फिर राहुल गांधी 40 लाख पर आए कि भाई 40 लाख वोट कैसे पड़ गए, उसका पूरा डेटा मेरे पास है कि 40 लाख कैसे बढ़े, कहां बढ़े। और वो एक बार की बात नहीं है, 2004 में अगर आप परसेंटेज वाइज लेंगे, क्योंकि ये भी बार बार कहा जा रहा कि भाई लोकसभा चुनाव में जो है उससे विधानसभा चुनाव में इतने 40 लाख वोट कैसे बढ़ गए, तो ये जो 40 लाख वोट बढ़े हैं, ये कुल मिलाकर 4.26% वोट जो बढ़े, कुल मिलाकर टोटल वोट में करीब 4.26% वोट बढ़े। लेकिन ये 2024 का है, 2004 में
4.69% वोट बढ़े थे सिर्फ 4 महीने के अंदर। और हर बार ऐसा होता है, 2004 में 29 लाख वोट बढ़े, 2009 में 30 लाख वोट बढ़े, 2014 में 27 लाख वोट बढ़े, 2019 में 11 लाख वोट बढ़े, 2024 में 39 लाख वोट बढ़े। तो ये राहुल गांधी के बार बार जो है ना वो हैबिचुअल हैं, वो बार बार जो झूठ बोलना, गलत फैक्ट देना उसके हैबिचुअल हैं। तहसीन पूनावाला अपनी बात साबित कर देंगे क्योंकि वो कई चीजें फैक्ट लेकर बैठे होंगे, लेकिन राहुल गांधी जो भी बात कहते हैं उसके पीछे फैक्ट्स नहीं होते। और इसीलिए मैंने कहा राहुल गांधी के 2 जो पहले झूठ थे, तहसीन पूनावाला उस पर बोले ही नहीं, वो सीधा सीधा तीसरे पर आ गए। मैं तीसरे पर भी मैंने कहा मुझे चर्चा से कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, मैं आ रहा हूं सीधा सौरभ दुबे बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बहुत आप डीपली विषय में हम लोग चले गए कि कितने वोट बढ़े कितने नहीं बढ़े, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के जो ये बयान है इस पर तो टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लगातार ये जो राहुल गांधी जी ने एक पेशा बना लिया है विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ बोलना, भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलना, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलना, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाना, मशीनरियों के ऊपर सवाल उठाना, ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करना। और हमने देखा है कि वो यहाँ की भाषाओं के बारे में भी कभी कभी जो तमिल भाषा है उसको लेकर के भी वहाँ पर एक चर्चा करते हैं जानबूझ करके, और जानबूझ के चर्चा करने के बाद वो एक्सपोज होते हैं। एक्चुअल में वो एक्सपोज होते हैं, साथ ही साथ पूरी कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो जाती है। और उसका परिणाम अशोक जी ये निकलता है कि आज आपने बिहार में देखा उनको अपने ही पार्टी के जिला अध्यक्ष को सस्पेंड करना पड़ा। क्यों सस्पेंड करना पड़ा? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो वहां पर सभा होनी थी उसमें लोग पहुंचे ही नहीं, और उस कारण से उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो ये जो दूरगामी असर होता है राहुल गांधी जी के बयानों का, वो उनकी पार्टी के ऊपर ही असर पड़ता है। नहीं, देखिए जो आप कह रहे हैं ना, मैं यही कह रहा हूं, कांग्रेस वालों को समझना चाहिए। जो आपने अभी बक्सर का, मैं वो खबर लेकर आया हूं, आज लोगों को समझना चाहिए, वो खबर मैं इसीलिए लेकर आया हूं। बक्सर में क्या हुआ, बिहार में, अब बिहार में चुनाव है, बिहार में जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा फिर आएगा कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी, फिर आएंगे ईवीएम गड़बड़ थी। लेकिन ईवीएम में, बिहार में ईवीएम में क्या होगा उसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे गए सभा करने के लिए, 500 लोग नहीं जुटे। सोचिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले बक्सर में जाते हैं, 500 लोग नहीं जुटते, और उसका नतीजा क्या होता है? जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है कि भैया तुम तो भीड़ ही नहीं जुटा पाए। तो जिला अध्यक्ष बेचारा भीड़ अगर जिला अध्यक्ष जुटा भी ले तो भैया वोट कैसे जुटाओगे? भीड़ नहीं जुटा पा रहे तो वोट कैसे जुटाओगे? और जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। अब जिला अध्यक्ष तो सस्पेंड कर दिया, अब ये तो शुक्र करो कि ये चुनाव के समय नहीं हुआ था, नहीं तो फिर मुख्य चुनाव अधिकारी को गाली देते कि हमारी सभा में जो है लोगों को आने नहीं दिया, चुनाव आयोग ने गड़बड़ करी थी। तो चुनाव आयोग पे बार बार ठीकरा फोड़ना वो गलत है। ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का हाल क्या हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बिहार में 500 लोग नहीं जुटा पा रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी सभा में, यह स्थिति हो गई है पार्टी की। लेकिन आप बार बार झूठ, ठीक है। धर्मेंद्र कुमार सिंह क्या बोलेंगे सर? आप कांग्रेस को अपने अंतर्मन में नहीं देखना चाहिए कि गड़बड़ कहां हो रही है, हम लोग क्यों बार बार पिट रहे हैं, ठीक है ना? हम लोग क्यों बार बार जो है, जहां कांग्रेस जीतती है सहयोगी पार्टियों की मदद से जीतती है, उसके बावजूद कांग्रेस अपने अंतर्मन में झांकने के लिए तैयार नहीं। बोलिए। देखिए अशोक जी, नमस्कार आपको पहले से और सभी दर्शकों को। देखिए सवाल महत्वपूर्ण, ये इस पर मैं जाऊं डिटेल में, उससे महत्वपूर्ण यह है कि कहां क्या बोला गया। ये जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है आज रेडियो, टीवी, इंटरनेट की दुनिया में, चाहे भारत की धरती पर वो बैठ के बोला जाए, चाहे अमेरिका के, चाहे कनाडा के, जो जहां के। धर्मेंद्र जी एक मिनट रोक रहा हूं, धर्मेंद्र जी एक मिनट रोक रहा हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है, मैं बड़ी खबर आपको बता दूं। वो बड़ी खबर क्या है? वो बड़ी खबर जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई चर्चा को याद किया। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडी वेंस भारत पहुंचे थे आज सुबह और प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई है। द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते में प्रगति की सराहना की। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। संवाद और कूटनीति के सहारे आगे बढ़ने पर बल दिया गया। इस वक्त जो है, ये जो बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस की
आज जो है दिल्ली में, सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो खबर है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस की सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात हुई। पीएम प्रधानमंत्री ने जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई चर्चा को याद किया। दोनों नेताओं ने जो द्विपक्षीय सहयोग है उसको लेकर जो है सहयोग को और बढ़ाने पर भी बात की और साथ साथ उस पर संतोष भी जताया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। एक बार फिर मैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेडी वेंस उनसे मिलने आए। 7 लोक कल्याण मार्ग पर ये बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस की सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात हुई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों के लोगों के कल्याण पर केंद्रित पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया। साथ ही ऊर्जा, रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकियों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयासों को भी रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया है। साथ ही संवाद और कूटनीति के सहारे आगे बढ़ने पर जोर दिया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सफल अमेरिकी दौरे को याद किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए शुभकामनाएं भेजी और इसी वर्ष उनके भारत दौरे को लेकर उत्सुकता व्यक्त की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेडी वेंस। आज सुबह जेडी वेंस जो है वो अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी आज मुलाकात हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर थी, ताज़ा अपडेट हमने आपको बताया जो खबरें आ रही थी। और एक बार फिर मैं आज की खबर पर लौटता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद धर्मेंद्र सिंह आपके पास आऊंगा। आज की चर्चा, आज की डिबेट जो है वो जारी है। डिबेट एक बार फिर राहुल गांधी के विदेश दौरे में जो उठे विवाद हैं उसको लेकर है। एक बार फिर राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर कहा कि भारत में जो चुनाव आयोग है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। चुनाव आयोग, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा वोट मिले, लेकिन बीजेपी पता नहीं कैसे जीत गई। इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद ये डिबेट जारी रहेगी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। क्या हो गया भाई? वो भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। अरे अपने मन को बोल, म्यूचुअल फंड्स टिके रहने का गेम है। मतलब एसआईपी चालू रखूं? सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, दूर की सोचेगा और डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। राहुल गए विदेश और
फिर निशाने पर देश, इसी पर लेकर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दरअसल एक बार फिर बोस्टन अमेरिका पहुंचे, वहां उन्होंने भारत के चुनाव आयोग को लेकर, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के उन्होंने सीधे सीधे जो है सवाल उठा दिए। कहा कि भारत में चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो गया है और इसीलिए जो है महाराष्ट्र में हमें वोट मिले थे, लेकिन ज्यादा वोट हमें मिले थे, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी पता नहीं कैसे जीत गया। हालांकि राहुल गांधी के डेटा गलत थे, इसका फैक्ट चेक मैं ब्रेक से पहले ही कर चुका हूं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चारों मेहमान जो हैं एक बार फिर से बता दूं, मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सौरभ दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। धर्मेंद्र कुमार सिंह बोलिए जी। मैं कह रहा था भारत की धरती बोले जाए, अमेरिका की धरती बोले जाए, कनाडा की धरती बोले जाए, कहीं बोले जाए, जो जिस राज्य की राजनीति में इंटरेस्ट रखता है वो उसको सुन लेता है, देख लेता है। अब तो कहीं भी बैठ करके बोला, गांव का अंतिम आदमी तक तुरंत खबर पहुंच जाती है। एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है। ये कहना विदेश की धरती बोल करके देश का अपमान किए, ये बिल्कुल बहस नहीं है, फैक्ट्स पर बात हो सकती है। और अगर विदेश की धरती पर फैक्ट की बात करना अपमान है, तो कम से कम उसके पहले देश के प्रधानमंत्री जी कई बार इसका उपयोग कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण कोरिया में बोला कि मुझे शर्म आती थी कि कहां पैदा हो गए, जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किए रहे होंगे। तो ये भी उतना ही भारत की जमीन को बदनाम करने वाला है, उस पर आलोचना करने वाला है। 2015 में जब वो कनाडा में कहते हैं कि भारत की पहचान स्कैम इंडिया थी, तो भी देश पर उंगली उठाते थे। 13 मई 2013 को वीसी के जरिए इंडो अमेरिकन से कहा कि भारत में कमजोर लोगों की सरकार है, भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्व प्रधानमंत्री पर जब कैलिफोर्निया में आरोप लगाते हैं कि देश में भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन गई, देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर कई देशों में जाकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो भी देश का अपमान करते हैं। घोटाले का आरोप लगाते हैं, भारत अब भीख नहीं मांगेगा कहते हैं। विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, इसलिए भारत ने ध्यान नहीं दिया, भारत से आगे है, तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने क्या कहा निर्वाचन आयोग पर, इस पर डिबेट हो सकती है कि एडीआर ने क्या रिपोर्ट उठाई, निर्वाचन आयोग ने क्या दिया। अशोक जी, जब जब निर्वाचन आयोग पर आरोप लगता है तो निर्वाचन आयोग न पीसी करता है न जवाब देता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निर्वाचन आयोग कितनी बार चुनाव, एक मिनट सुनिए ना, अब मैं इसीलिए रोक रहा हूं आपको। चुनाव आयोग बार बार कह चुका है, पहले भी कह चुका है कि हम जवाब दे चुके हैं। चुनाव आयोग ये थोड़ी करेगा कि आप लोग रोज रोज चुनाव आयोग, और कितनी बार आप लोग, अब मुझे बताइए कितनी बार आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं? मुझे बताइए ईवीएम को लेकर कितनी बार कोर्ट में गए हैं विदेशी विपक्षी पार्टियां? अशोक जी देखिए ऐसा है, नहीं मेरे सवाल, अरे सवाल धर्मेंद्र जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कितनी बार आप लोग गए हैं? आप लोगों को तो गिनती याद नहीं होगी, मुझे गिनती याद है। बताइए कितनी बार गए ईवीएम को लेकर के कोर्ट में, बताइए। देखिए ऐसा है, अरे सर मैं देखिए नहीं, मुझे संख्या बताइए कितनी बार गए हैं, बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, तो हमको अधिकार है कितनी बार गए हैं। अरे भैया कितनी बार गए हैं, संख्या बताइए, संख्या बताइए कितनी बार गए हैं। जवाब किसी हम नंबर नोट करके नहीं रखे। नहीं नंबर मैं आपको नोट करा देता हूं। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं। सुनिए मेरी बात धर्मेंद्र सिंह, सुनिए, मैं यही कह रहा हूं। आप लोगों को गिनती भी याद नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है, चमड़े की जबान है, हिला देने में क्या जाता है। चुनाव आयोग को गाली दे दो, ईवीएम को गाली दे दो, चमड़े की जबान है, ऐसे ऐसे हिला दो और गिनती भी नहीं। मैं आपको बता देता हूं आंकड़ा, 50 बार से ज्यादा बार आप लोग गए हो अदालतों में, और कोर्ट ने बार बार कहा है आप लोगों के पास कोई फैक्ट नहीं होता, आप लोगों के पास कोई तर्क नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, आप लोगों के पास कोई ग्राउंड वर्क नहीं होता। हर बार आप मुंह उठा के कोर्ट में चले जाते हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं याद रखा करिए। याद नहीं रखेंगे आप, बंद कर दिए इनकी आवाज, हो गया इनका हो गया, इनको याद नहीं, पहले याद कर लीजिए, हो गया याद कर लीजिए। धर्मेंद्र कुमार सिंह पहले याद कर लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं ये लोग बार बार कुछ भी बयान दे देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कहीं, और ये लोग चाहते हैं कि इनकी तरह जैसे चुनाव आयोग भी ठेलुआ हो गया, जैसे विपक्ष ठेलुआ है वैसे चुनाव आयोग भी ठेलुआ है, कि ये लोग जो है रोज रोज बोले और चुनाव आयोग रोज दफ्तर खोल दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सर आपकी तरह ठेलुआ नहीं है चुनाव आयोग, इस बात को याद रखिए। 50 बार, 56 बार, 57 बार, 80 बार जाएंगे और उसके बाद कहेंगे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। चुनाव आयोग को यही ठेका मिला हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। मैं विषय पर आता हूं एक बार फिर से। हो गया सर, भाषण हो गया, कान लगा रखा है, बंद तो नहीं है ना कान? सुनना भी सीखिए। कान पे लगा रहे बंद नहीं, ये सुनने के लिए भी होता है, कान बंद करने के लिए नहीं होता है। ये लगा के बैठे हैं जो भोंपू। चलिए हो गया। तहसीन पूनावाला मैं फिर देखिए कह रहा हूं,
ये अगर आप पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी देखेंगे, एक के बाद एक करके रोज कोई ना कोई नया झूठ उठाया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, रोज नया झूठ उठाया जाता है। क्या ये बार बार झूठ उठाना, आपके पास अगर एक कोई तर्क है, तथ्य है, उसके ऊपर आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार रोज नया झूठ उठाना, रोज नई बयान देना, कभी 70 लाख थे वोटर बढ़ गए, कभी 40 लाख वोटर बढ़ गए, अब 40 लाख का भी आ गया तो इसको छोड़ करके कहीं और जाना, रोज गोल पोस्ट चेंज करना, क्या यह विपक्ष को शोभा देता है? क्या यह राहुल गांधी को शोभा देता है? जी, 2 या 3 चीज। सवाल पूछना विपक्ष का कर्तव्य है, जवाब देना सॉरी, सवाल पूछना विपक्ष का कर्तव्य है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा साउंड दीजिए, इनकी साउंड बढ़ाइए। सॉरी, अब आ रही है आवाज? जी। सवाल पूछना विपक्ष का कर्तव्य है, जवाब देना संस्थान का फर्ज बनता है। ये सवाल जब भाजपा विपक्ष में थी, ईवीएम को लेकर वगैरह, इन पे सवाल उठाए। इनफैक्ट ईवीएम पे जो वीवीपैट इंट्रोड्यूस हुआ, वो खुद भाजपा ही सुप्रीम कोर्ट गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2013 के जजमेंट में कि ईवीएम्स पे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए वीवीपैट आया। अब मेरे 2 या 3 बुनियादी सवाल है, क्योंकि ईवीएम के मामले में मैं खुद पेटिशनर हूं और मुझे इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें सारी पार्टी थे, मैं एक मात्र व्यक्ति था जो कभी सांसद या विधायक नहीं था, मुझे बुलाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। 2 या 3 सवाल है, उसकी बात अगर इलेक्शन कमीशन आज तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दी। सबसे पहले, जब भी ईवीएम में कोई गलती होती है, और मैं मानता हूं कि गलती एरर हो सकता है, ये धांधली नहीं है, वोट हमेशा भाजपा को क्यों मिलता है? ऐसा क्यों नहीं कि कभी कांग्रेस को ईवीएम गलत वोट मिला या किसी और पार्टी को, हमेशा भाजपा को मिलता है। दूसरी चीज, जैसे केरला में उन्होंने कहा था कि हाँ एक्स्ट्रा वोट्स पोल हुए, लेकिन वो गलती से हमने एडिशन डिलीट नहीं की, पर वो भाजपा के लिए था। ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल, उत्तराखंड में हमारे एक मिनिस्टर थे नफरबार जी, मेरे पास आए, दिग्विजय सिंह जी के घर पे आए थे, मुझे मिले जब हम ईवीएम का केस लड़ रहे थे। उसके अंदर जो ईवीएम पे वोटिंग हुआ, ये हाईकोर्ट के अंदर केस दर्ज है, तो हम गए थे, उसमें जो वोटिंग हुआ, वो जो ईवीएम है, जो नंबर था और अंत में जिसमें वोट कास्ट हुआ, उसमें फर्क है। इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दिया, लेकिन वो बदला गया, उसका आज तक, उसके बाद वो केस आगे नहीं बढ़ा। हमने उस बात हमने माननीय हाईकोर्ट में उसके 2 बार ने मेंशनिंग किया है वो केस के अंदर, नफरबात था वो मिनिस्टर का नाम, तो आज तक वो उस पर बात आगे नहीं बढ़ती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज में धांधली होती है, हर चीज में, लेकिन ये जो एरर्स होती है, हमेशा एरर्स भाजपा के पक्ष में। मैं मानता हूं। अब मैं दूसरी सवाल, अब मैं दूसरा सवाल, आपने का एरर, ठीक है ना, आपने का एरर, 2 चीजें बड़ी हमेशा बीजेपी के पक्ष में। एक और चीज, मैं एक और सवाल, एक लास्ट सवाल, मैं आपके माध्यम से माननीय इलेक्शन कमीशन से एक सवाल पूछता हूं। आप जितने भी आंकड़े दे, जो भी आप स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का आप डेटा दे, आप 100% वीवीपैट की काउंटिंग करते, जो वीवीपैट के ऊपर जो पेपर निकलता उसको बार कोडेड उस ईवीएम मशीन से करते, आप क्यों नहीं करते? एक मिनट, अभी तहसीन जी, अभी आपने कहा कि आप अकेले ऐसे हो जो नेता नहीं हो, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन, सॉरी, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया आपको, ठीक है, तो आपके पास कोर्ट में कितनी बार, मैं फिर बता रहा हूं, धर्मेंद्र जी तो नहीं सुना, उनके पास आंकड़ा भी नहीं था, जो आंकड़ा 50 बार से ज्यादा बार जो है कोर्ट में जा चुका ईवीएम का मामला, तो 51वीं बार चले जाइए ना सर, किसने रोका है आपको? अगर लगता है कि इस तरह की चीज है, 52वीं बार चाहिए, 53वीं बार चाहिए, लड़ाई तो, और सवाल आप उठाते रहिए, मुझे कोई एतराज, मैं तो कह रहा हूं विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन विपक्ष का काम झूठ फैलाना नहीं है, क्योंकि झूठ फैलाने से क्या होता है ना, कि उससे क्या होता है, जब आप झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे संवैधानिक संस्थाओं में और भारत के डेमोक्रेसी में लोगों का भरोसा उठता है। अब देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं, हालांकि आज का विषय नहीं है, उसके बाद मैं आऊंगा, तुहिन जवाब देंगे। मैं एक बात कह रहा हूं, ये जो भाषा को लेकर जो लड़ाया जा रहा है ना, ये जो दक्षिण भारत से शुरू हुआ, भाषा को लेकर जो लड़ाया जा रहा है, उसका परिणाम क्या हुआ? कर्नाटक में एक भारतीय एयरफोर्स के जवान को, उसकी पत्नी के साथ था, उसको वहां पीट दिया गया। अशोक जी, सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करता हूं। मैंने वहां के डीसीपी से बात की, वो पूरा वीडियो बाहर आ चुका है, वो उस डीआरडीओ ऑफिसर की गलती थी, पूरा वीडियो आ चुका है, वो उस गरीब सर, एक मिनट, आप सुनिए सर, आप कर्नाटक की पुलिस पर भरोसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर्नाटक की पुलिस पर, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, मैं भारत के एक जवान की बात पे भरोसा करूंगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं खुद इस पे के खिलाफ ट्वीट किया कि क्या हो रहा है, मैं खुद
कर्नाटका कांग्रेस नहीं सर सुनिए, एक मिनट ना, 10 सेकंड दे दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं सुनिए, भाव सुनिए। अभी आपने कहा ना पॉलिटिकल, आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में क्या कहा, इसका पॉलिटिकल वो है, तो मैं आपको पॉलिटिकल बता रहा हूं। जब आप किसी चीज को लेकर नफरत फैलाते हैं तो यही होता है। राहुल गांधी का यह भी बयान है कि अगर संविधान नहीं होता तो लोग जो है इडली नहीं खा सकते थे, तमिल केरल में लोग। अब बताइए, संविधान ने क्या इडली खाना सिखाया क्या? भारत में संविधान के बनने से पहले इडलियां बनती थी। भारत में संविधान जब नहीं था तब भी इडली बनती थी, डोसा बनता था। दक्षिण भारत में तो इडली डोसा तब भी खाते थे, संविधान नहीं था। अब राहुल गांधी कहते हैं संविधान है इसलिए इडली डोसा खा सकते हो आप। तो मैं सर यही कह रहा हूं, इस तरह का नफरती बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि कल को लोग सोचेंगे हम इडली जो खा रहे हैं, हम जो धोती पहन रहे हैं संविधान के कारण पहन रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है इस इश्यू को उठाने के पीछे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, तो इन जवाब दीजिएगा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, राहुल गए विदेश, फिर निशाने पर देश, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे ना रिस्पॉन्ड कीजिए। जो मेरे मित्र तहसीन ने एक बड़ा कमाल का सवाल पूछा कि जब भी ईवीएम में गड़बड़ी होती है उसका फायदा बीजेपी को क्यों मिलता है। इसका जवाब यह है कि जब भी हमारी आशाओं के विपरीत परिणाम निकलते हैं, हम पूरी श्रद्धा, पूरी विनम्रता के साथ उस परिणाम को स्वीकार कर लेते हैं। हम ईवीएम पर सवाल उठाते नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र के साथ झारखंड के भी चुनाव हुए थे। झारखंड के इतिहास में जो सबसे भ्रष्ट सरकार है, मैं वहां पर था 10 दिन कम से कम, मैंने देखा है कितना आक्रोश था लोगों में उस सरकार के विरुद्ध। लेकिन जिस भव्य मेजॉरिटी के साथ वो सरकार आई है, हम चाहते तो हम भी प्रश्न उठा सकते थे, लेकिन हम प्रश्न नहीं उठाते हैं क्योंकि हम संस्थाओं में विश्वास रखते हैं। ये सच है कि 2009 के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, हम भी सुप्रीम कोर्ट गए थे चुनावी प्रक्रिया को लेकर, और हमारे हस्तक्षेप के बाद वीवीपैट जो है अनिवार्य किया गया। लेकिन जब से वीवीपैट अनिवार्य किया गया है, आप एक बयान दिखा दीजिए 2013 के बाद किसी भी बीजेपी नेता का जिसने की प्रश्न उठाया है, किसी भी राज्य में भी जो चुनाव हुए हैं उस वहां पर भी आप एक प्रमाण दिखा दीजिए जब हमने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। देखिए, ये अपनी फितरत की बात होती है, और आज की जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो शब्द के साथ आपने शुरू किए थे वो बहुत उपयुक्त शब्द थे, एक रोने वाले बच्चे की तरह। ये पूरे दुनिया को दोष देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने गिरबान में झांक कर देखने के लिए तैयार है। ओके 30 सेकंड में फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा, जल्दी। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपके पापा घर पे जवाब मिल रहा है मम्मी खाना पका रही। भाई ये कोई सवाल है। ईवीएम में मशीन के अंदर जब भी कोई गलती होती है, वोट जो एडिशनल होता है, गलत होता है, हमेशा भाजपा का क्यों नहीं होता? हम जाते हैं पब्लिक के पास, हम मेहनत करते हैं, आक्रोश है हमारे में, हम में ये है। भैया सवाल क्या है? सवाल का जवाब दीजिए। क्यों कभी गलती से मशीन की एरर से कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, सपा को, बसपा को वोट नहीं निकलता? उसका सवाल का जवाब दीजिए। आप बताइए 60% और कौन से राज्य में वोट परसेंटेज बढ़ा है? आप बताइए ना भाई। वाले आपको इलेक्शन कमीशन ने सवाल का जवाब मिल गया नहीं दिया मेरे भाई। पूछते रहेंगे, हम इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? कमीशन से पूछ चुके हैं। नहीं, यहाँ पे सुनिए, एक मिनट, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ओके, इलेक्शन कमीशन फिर मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने आज भी जो है, जो सोर्सेज से खबरें आई है, इलेक्शन कमीशन ने आज भी कहा है
कि हम सारी इंफॉर्मेशन कांग्रेस को दे चुके हैं। और जब चुनाव के तुरंत बाद ये सवाल उठाए गए थे तब चुनाव आयोग ने कहा था कि हमने एक पूरा लंबा चौड़ा जवाब बनाकर दिया है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो आप ठीक है दोबारा चुनाव आयोग के पास जा सकते थे, दोबारा आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, कह सकते थे कि वो ये हमें जवाब मिला है, इसमें ये खामियां हैं। लेकिन आप चुनाव आयोग के पास दोबारा नहीं जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, आप विदेश में जाकर कहोगे कि जी देखो जी ये, तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूं रोतू बच्चा लगता है कि भैया जाना है तो मम्मी जी वहां थोड़ी बैठी हैं कि मम्मी जी के पास शिकायत वहां करनी है। अरे यहां पे पापा बैठे हैं, डैडी यहां बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट, मम्मी जी विदेश में थोड़ी है कि मम्मी जी के पास जाकर शिकायत करना। बहरहाल मैं धर्मेंद्र जी देखिए सिंपल सा एक बात है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र में और झारखंड में एक साथ चुनाव हुए थे, झारखंड में विपक्ष जीत गया तो वहां तो चुनाव बड़े बढ़िया हुए, लेकिन महाराष्ट्र में हार गए तो वहां पे चुनाव गड़बड़ हुए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जब आपको 37 सीटें मिली तो पीडीए की जीत है, पीडीए की जीत है, पीडीए की जीत है। जैसे ही आप पीछे हार गए तो फिर आपने कहा ये तो चुनाव आयोग ने धांधली कर दी। तो ये नहीं चलता ना, लोग ये देख रहे हैं। नहीं, आपकी बात का मैं अक्षरशः सहमत हूं। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कहा था कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते, मैं उत्तर प्रदेश की बात, मेरा सवाल लार्जर पर्सपेक्टिव में है, मैं आपके जवाब पर आ रहा हूं। तो हम 60 सीट से कम न जीते। अब सवाल ये है कि जैसे एडीआर ने रिपोर्ट लिखा है 362 सीट में 5,54,000 वोट या 176 में 35,093 वोट अधिक गिने गए। ये जो पॉइंट भी किस पे, हम बताएं उपचुनाव में 150 से अधिक हमने आपत्तियां, एप्लीकेशन जो चिंताएं थी निर्वाचन आयोग को हम लोगों ने दिया। और आपको बता रहा हूं कि एक भी हमारी चिट्ठी का एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा जवाब हमको नहीं मिला निर्वाचन आयोग के द्वारा। जब उपचुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर तब हमें चिंता होती है कि निर्वाचन आयोग को, हम एक राजनीतिक दल है, अगर हमने कोई आपत्ति कोई सवाल उठाया तो उसका जवाब हमको देना चाहिए। किसकी इतनी बड़ी मशीनरी है। दूसरी बात, विश्वसनीयता का सवाल कहां था? संस्थाओं में विश्वास की बात कर रहे थे, संस्थाओं में विश्वास। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि he pointed out election machinery should be out of control of the government, ये उन्होंने क्लियर कहा था। आपने क्या किया? मुख्य निर्वाचन चीफ जस्टिस को आपने बाहर कर दिया। सुनिए ना, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट बाबा साहब ने जो कहा था, एक मिनट बाबा साहब ने जो कहा था, तो ये 50, 55, 60 साल तक बाबा साहब की बात क्यों नहीं याद आई कि चुनाव आयोग का, तब तो सोनिया गांधी जी नियुक्त करती थी चुनाव आयुक्त को। सोनिया गांधी एक सांसद थी, जब वो चुनाव आयुक्त को नियुक्त करती थी तब आपको याद नहीं आता था। अब आपको याद आ रहा है कि बाबा साहब की बात, तब आपको क्यों नहीं याद है? सौरभ दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि भैया हमने तो इतनी सारी चिट्ठियां लिखी, हमें जवाब नहीं आया एक भी। देखिए ये मैं 30 सेकंड कहूंगा, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। पहली बात तो देखिए मैं पहले 30 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड सिर्फ, हाँ बोलिए बोलिए। जी मैं कह रहा हूं, अभी इनके एक एमपी ने पूर्व चुनाव आयुक्त को क्या कहा? मुस्लिम आयुक्त कह दिया। सुप्रीम कोर्ट पे किस तरह टिप्पणी कर रहे हैं। और हम जब सवाल उठाते हैं तो निर्वाचन आयोग की बजाय भारतीय जनता पार्टी तुरंत सर उसमें सुनिए, मैं सुप्रीम कोर्ट पे मेरी एक बात सुनिए, मैं सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट धर्मेंद्र जी हो गया, आपने 30 सेकंड कहे थे, आपको 50 सेकंड दिए। मैं सुप्रीम कोर्ट पे डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है ना, आज का मेरा विषय नहीं है। नहीं तो एक मिनट सुनिए, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, इसी देश में जब राहुल गांधी के खिलाफ आया था तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि जज की जबान काट देनी चाहिए। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मैं गिनाने शुरू करूंगा तो आपके और विपक्ष के बड़े सारे पाप निकल जाएंगे। लेकिन मेरा आज का विषय नहीं है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के मामले में बहस नहीं करते। सौरभ दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि अब चूंकि मैं कह रहा था कि राहुल गांधी जी ने तो विदेश में बोला, उसका जवाब देना वहां तो ठीक नहीं है, लेकिन अब यहां पर पैनल में चूंकि बोला तो मैं जवाब देता हूं आपको। आप लगातार जो ये ईवीएम विलाप मंडली है, ये ईवीएम विलाप मंडली बार बार ये चुनाव के बाद जब परिणाम इनके पक्ष में आते हैं तब सब ठीक है, क्योंकि जब हिमाचल जीतते हैं वहां ईवीएम सही काम कर रही है, चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। कर्नाटका में ईवीएम सही काम कर रही है, चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। तेलंगाना में ईवीएम सही है, चुनाव आयोग सही है। लेकिन ये सारी गड़बड़ी तब हो जाती है जब दूसरी पार्टियां जीत जाती हैं। और क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई, तो क्या उन्होंने ईवीएम से ही अपनी सीटें कम भी करा ली क्या भाई? क्या उन्होंने चुनाव आयोग से बातचीत करके अपने आप को कम करा लिया?
ऐसा भी संभव है क्या? इसको भी आप स्वीकार करते हैं क्या? देखिए कारण क्या है कि आदरणीय राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी अब मेहनत नहीं करना चाहती। वो गर्मी में पसीना नहीं बहाना चाहते, ट्विटर खेलना चाहते हैं, ट्विटर एसी कमरों में बैठ करके वो चुनावी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उसी का कारण है जो बिहार में आज आपको ये परिणाम देखने को मिल रहा है। जब तक आप जमीन पे नहीं उतरेंगे, जनता आपको पसंद नहीं करेगी। जब तक आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे, जनता आपको पसंद नहीं करेगी। जब तक आप संगठित होकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता आपको वोट नहीं करेगी। और आप कितने भी रोते रहिए, आप जो है संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते रहिए। एक तरफ आप दुहाई देते हैं कि भाजपा के सांसद ने कहा, दूसरी तरफ आप लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं। महाभियोग लगाने का काम सुन लीजिए। 2011 में जो सिक्किम के जज थे, महाभियोग लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चलिए वो विषय नहीं है, वो विषय नहीं है, छोड़ देता हूं। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा, नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, संविधान का अपमान करने वाले लोग। एक छोटा सा ब्रेक। तहसीन जी और तुहिन जी छोटे छोटे कमेंट के लिए छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH, जिन जगह लिखते हैं। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। जल्दी से तहसीन, बहुत संक्षेप में आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। मैं फिर बक्सर की खबर पर आ रहा हूं। भाई देखिए, कांग्रेस की स्थिति जमीन पर खराब है तो EVM में भी खराब होगी। आपको नहीं लगता कांग्रेस को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? उस संगठन पे उनको काम करना जरूरी है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते सवाल उठाना जरूरी है। बार बार ये पूछा जाता है तेलंगाना, पंजाब वगैरह इन राज्यों पे जहाँ पे विपक्ष जीती है, वो विपक्ष ने हमेशा, कांग्रेस ने हमेशा कहा है जिन राज्यों में वो जीती वहां पे बैलेट से भी वोटिंग करा दीजिए। मैं बैलेट के पक्ष में नहीं हूँ, मैं EVM के पक्ष में हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर कि 100% वीवीपैट टैलिंग, और जो वीवीपैट पेपर पे वीवीपैट निकलता है उसका बार कोडिंग जिस मशीन के साथ है वो क्यों नहीं कर रहा? फिर मैं कह रहा हूँ ये सवाल आप दो टूक में उठाएंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। देश की सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां पर आपको जो है चुनाव आयोग को उसमें पार्टी बनाइए, वहां पे इस बात का जवाब मिलेगा। अभी तक वीवीपैट को लेकर जितनी चीजें हुई उस पर कोर्ट धीरे धीरे चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है ये भी एक दिन आगे बढ़े। देखिए, दो बातें मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग कहते हैं कि 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन हो। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि अनिवार्य नहीं है। क्यों अनिवार्य नहीं है? आप किसी स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट को पूछिए कि वो पांच स्थानों से वो लिए जाए सैंपल या 100 स्थानों से लिए जाए, उसका असर, उसका रिजल्ट एक ही होगा। नंबर 2, आपको पता होगा अशोक जी, आज कांग्रेस पार्टी जो है 57 स्थानों पर ये लोग पूरे देश में घूम घूम कर नेशनल हेराल्ड के विषय पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आज उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा हो रहा है राहुल गांधी के बेतुके बयानों का जो उन्होंने विदेश में दिया है। इस प्रकार से देखिए, राहुल गांधी न केवल देश का नुकसान करते, अपनी पार्टी का भी नुकसान करते, अपनी विरासत का भी नुकसान करते हैं। और अब कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा कि इस नुकसानकारी व्यक्ति के साथ वो कितना समय तक निभा सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, लेकिन फिलहाल समय इतना ही है। पर एक बात जरूर है कि बार बार जाना और बार बार भारत की संस्थाओं पर उंगली उठाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। कांग्रेस को जमीन पर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस जा रही है। जब आप जमीन पर नहीं रहेंगे तो फिर EVM में कैसे वोट पड़ेंगे, ये समझने की जरूरत है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।